हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही श्रृंखला में, यानी इससे पहले जो भी सारी चीजें हम पढ़ रहे थे इस श्रृंखला से रिलेटेड, उसी में आज हम पुनः एक नए अध्याय का शुभ आरंभ करेंगे। और जहां तक होगा हम इसको इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे या अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न इस भाग से या जो भी हम भारतीय संविधान से रिलेटेड आज हम एक नए भाग का अध्ययन करने वाले हैं, तो इस भाग से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसी में जो भी हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने इस भाग के माध्यम से क्या बातें बोली हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में या इससे पहले तक की क्लास में हम लोगों ने यानी एक प्रकार से अगर हम बोलना चाहें तो भाग 12 तक का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया, जिसमें से यार हम लोगों ने सारी चीजें कवर करने का प्रयास किया और इतने बेहतरीन ढंग से कवर किया कि क्या कहना है, उसके लिए बोल नहीं सकते। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और बोले, भाग 13 हमारे अध्ययन करने के उद्देश्य से या दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको हम अंत में चल करके देखेंगे। और भाग 14 जो है इसको भी हम लास्ट में ही जाकर के कवर करेंगे। तो इसका कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो पूर्णतः भाग 15 की बात आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, यानी इस भाग के माध्यम से देखते हैं, इसी में सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे और बोरिंग महसूस नहीं करेंगे तनिक भी। देखते हैं इसी में भाग 15 के संदर्भ में, इसमें यार भाग 15 में 3 से 4 अनुच्छेदों का जिक्र हमारे संविधान के निर्माताओं ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया है। और इस भाग 15 के संदर्भ में अगर मैं बोलना चाहूं तो निर्वाचन आयोग से संबंधित उन तमाम सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है जो कि हमारे इंडिया लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर मतदान होता है या वोटिंग वगैरह होती है तो वोटिंग हमारी कैसे होती है, चुनाव कौन करवाता है, इन सारी चीजों का प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका मतलब हमको अंदाजा लग गया कि आज की क्लास में हम अध्ययन क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो नजर डालते हैं इसी भाग 15 के संदर्भ में और भरपूर आनंद लेते हैं इस पूरे के पूरे चुनाव का। देखते हैं चुनाव के संदर्भ में होता क्या है, यानी निर्वाचन आयोग के संदर्भ में चुनाव होता कैसे है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसमें जो भी सारा सिस्टम होता है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, उन तमाम सारी जानकारियों से हम आपको अवगत कराते हैं अभी अभी। ठीक है, तो आनंद लीजिए इस पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग का। इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेदों की तो इसमें हमारे 324 से लेकर के 329 के मध्य में 329 के मध्य में हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली मैं जो इस चैप्टर को नाम अगर दे दूं, किसी को अगर कष्ट ना हो तो हम इसको नाम देते हैं क्या, निर्वाचन आयोग। इसको हम नाम दे देते हैं इस चैप्टर को निर्वाचन आयोग, यानी हमारे अध्ययन करने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी, इसी कारणवश हम इसको निर्वाचन आयोग का नाम देते हैं। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं इस निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कि क्या क्या चीजें निर्वाचन के समय में होती हैं या इसमें कितने सदस्य होते हैं, तमाम सारी जानकारियों से हम रूबरू होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं इसी में
इसके पहले मैं ये भी बोल देना चाहता हूं कि इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के अपना सारा माहौल हम यहाँ पे गर्म करेंगे निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, ठीक है। सर्वप्रथम ये निर्वाचन आयोग होता क्या है, तो एक प्रकार से बोल दें ये निर्वाचन आयोग जो हमारा होता है इसको भारतीय संविधान में इस कारणवश समाहित किया भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कि हमारा जितने भी प्रकार का, एक प्रकार से बोले जो भी हमारा निर्वाचन होता है, अगर हम केंद्र स्तर की बात करें यानी केंद्र निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं, इसी में हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो ये दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है केंद्र निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग होता है एंड दूसरा इसी में होता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, ठीक है। ये जो केंद्र निर्वाचन आयोग होता है ये किसकी एक प्रकार से बोले ये केंद्र निर्वाचन आयोग जो हमारा निर्वाचन करवाता है वो किसका निर्वाचन करवाता है, तो ये करवाता है राष्ट्रपति महोदय का। सारी चीजों को देखते चलिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके पश्चात में जो भी हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड इसी के पश्चात में विधानसभा, विधानसभा और इसी में हम लोग बात करते हैं विधान परिषद की। जिन क्षेत्रों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है वहां पे ये हमारे केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा ये केवल और केवल इन्हीं 6 का क्या किया जाता है, निर्वाचन हमारे संपन्न कराया जाता है एक बेहतरीन अंदाज में। और अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की तो ये राज्य निर्वाचन आयोग हमारा जो मतदान करवाता है ये केवल और केवल पंचायतों का चुनाव करवाता है, जो कि हम इससे पहले की क्लास में पंचायतों को पढ़ चुके हैं। तो वहां पे मैंने सारी चीजों को एकदम बेहतरीन ढंग से वहां पे बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी कारणवश उन सभी क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा तो ज्यादा सहजता महसूस होगी। इसके अलावा ये हमारा दो मतलब एक प्रकार से निर्वाचन आयोग होता है, केंद्र स्तर पर ये करवाते हैं एंड राज्य स्तर पर पंचायतों का चुनाव हमारे होता है। और निर्वाचन आयोग इतने बेहतरीन ढंग से निर्वाचन करवाता है कि किसी को तनिक भी परेशानी या दुविधा नहीं होती है, यानी एकदम निष्पक्षता की ओर, यानी एकदम स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से ये चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। किसी का इसमें दबाव नहीं होता है और ना ही ये किसी के दबाव में आता है, ये स्वतंत्र रूप से किसी भी चुनाव को क्या करता है, संपन्न करवाता है, संपन्न करवाता है। इसमें पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले एक सदस्य होता था निर्वाचन आयोग में, पहले कितने सदस्य होते थे, पहले हमारा एक सदस्य होता था। कहां पे, निर्वाचन आयोग में पहले क्या होता था कि एक ही सदस्य होता था, लेकिन एक हमारा संशोधन लाया गया 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है 61वां संविधान संशोधन 1989 में इन सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई, यानी बढ़ाया गया और एक सदस्य से बढ़ा करके यहाँ पे 3 सदस्यों की व्यवस्था कर दी गई। अब वर्तमान की स्थिति में कि निर्वाचन आयोग में जो भी हमारे सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य हमारे होंगे, ठीक है, निर्वाचन आयोग में। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो ये मैंने पहले ही बोला कि ये पूरे इंडिया लेवल पे या जिस भी क्षेत्र में निर्वाचन वगैरह होगा ये पूरे निष्पक्षता के तौर पे और स्वतंत्र रूप से अपना जो भी सारा सिस्टम है वो निर्वाचन हमारा करवाता है, ताकि जनता का भरोसा निर्वाचन आयोग पर
बना रहे, किसी भी प्रकार की धांधली वगैरह नहीं होती है, और वैसे भी धांधली वगैरह होती भी है तो वो हमारी ईवीएम वगैरह में होती है, जिसकी चर्चा आगे की क्लास में हम करेंगे कि वोटिंग हमारी होती है तो कैसी होती है और मशीनें हमारी कैसी होती है वहां पे, तो उसकी बात हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल में यहाँ पे केवल और केवल हम सारी चीजों को धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 सदस्य होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है, यानी निर्वाचन आयोग की क्या होती है, नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की या सदस्यों की क्या होती है, नियुक्ति होती है, और इनका जो शपथ वगैरह होता है, शपथ वगैरह वो हमारे राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। और इनको एक प्रकार से बोले काफी पावरफुल पद होता है, ये छोटा मोटा पद नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो वेल टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर होते हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होंगे या जो सदस्य होंगे वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो कि बाकायदा अपने क्या मतलब अपने फील्ड में, यानी एक प्रकार से बोले ये अपने फील्ड में जब 20 से 25 साल के दौरान अपने फील्ड में गुजार देते हैं, इनको काफी सारा अनुभव हो जाता है, तो इन्हीं की सीनियरिटी के हिसाब से जिस तरीके व्यक्ति की सीनियरिटी लेवल बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति महोदय इनको निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है, और ये इतना पावरफुल पद होता है कि इनको हम लोग हटा भी नहीं सकते हैं। अगर हटाना होगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी, और भारत के अंतर्गत अगर हम लोग महाभियोग की बात करें तो महाभियोग ही एक ऐसा कानून है जो कि सबसे कठिन कानून के रूप में देखा जाता है, जो कि अभी तक आज वर्तमान तक की स्थिति में महाभियोग किसी के ऊपर भी पारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनके ऊपर महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल में अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति हमारी बनी नहीं है। और अगर इसी में मैं बात करूं तो इनको मैंने बोल दिया यार कि ये इतना पावरफुल पद होता है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है, इनको ना ही सस्पेंड किया जा सकता है, नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, इनको ना ही अपने मन मुताबिक सस्पेंड कर सकते हैं, ना ही अपने मन मुताबिक इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, और ना ही अपने मन मुताबिक इनका हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो इसी से हमको अंदाजा लग गया कि ये निर्वाचन आयोग का जो पद होगा वो कितना पावरफुल पद हमारे होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में अगर और बात करें तो जिस भी क्षेत्र में हमारा चुनाव होने वाला होता है, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में होगा तो किसी ना किसी जिले में होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है ये अपने एक प्रतिनिधि के रूप में जिस भी जिले में हमारा निर्वाचन हो रहा होगा वहां पे हमारा कोई ना कोई तो डीएम होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में या जिस भी जिले में हमारी वोटिंग वगैरह होगी या निर्वाचन होने वाला होता है, तो उस निर्वाचन की सारी जिम्मेदारी ये उस जिले के डीएम को सौंप देते हैं। तो जिस भी जिले में हमारी वोटिंग या निर्वाचन से संबंधित कार्य होगा वहां की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, डीएम साहब की होती है। डीएम के अंडर में ही क्या होता है कि किसी भी प्रकार का निर्वाचन हमारे संपन्न कराया जाता है। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में अभी हम और बात करेंगे इसी में, लेकिन इसके पश्चात में हम ये बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग का हमारे कार्य क्या होता है। कार्य यार मैंने बोल दिया कि निर्वाचन आयोग का ये जो हमारा कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, ये यार वोटर एक प्रकार से होता है ना कि जब हम वोट डालने जाते हैं, ऐसा शायद पहले होता था, अभी वर्तमान की स्थिति में ऐसा होता है या नहीं होता है,
इससे हम थोड़ा सा रूबरू कम है। लेकिन फिलहाल में अभी कुछ समय पहले तक ऐसे होता था कि जो भी हमारा वोटिंग लिस्ट होती है, यानी एक प्रकार से बोले तो वोटर लिस्ट होती है, उसको तैयार करने का कार्य कौन करता है? वो हमारा करता है निर्वाचन आयोग। यानी एक प्रकार से बोले निर्वाचन आयोग का कार्य ये होता है कि जिस भी क्षेत्र में हमारा निर्वाचन मतलब होने वाला होता है, तो वहां की जितनी हमारी वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट को तैयार करने का कार्य कौन करता है? ये हमारा निर्वाचन आयोग ही करता है। और इसके साथ में इनको किसी भी प्रकार का ये पावर नहीं है कि ये वोटर लिस्ट बनाते समय या किसी का पहचान पत्र बनाते समय किसी के साथ में भेदभाव करें, ना ही जाति के आधार पे, ना ही धर्म के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे। यानी ये किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ में वोटर लिस्ट बनाने के संदर्भ में, वोट डालने के संदर्भ में या पहचान पत्र बनाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वो चाहे जिस भी जाति का हो, चाहे जिस भी धर्म का हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव की भावना नहीं होगी। तो बेसिकली निर्वाचन आयोग का कार्य हमारे यही होता है, यही सारा कार्य होता है। और जब ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, तो वही वोटर लिस्ट वगैरह सारी जिले में पहुंचती है, जिससे कि जिस भी जिले में हमारा मतदान वगैरह हुआ होता है, तो पूरा का पूरा इसका जो प्रतिनिधि करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, वो डीएम साहब करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। इसी के पश्चात में देखते हैं इसी में कि ये जो निर्वाचन आयोग हमारा होता है, ये निर्वाचन आयोग मैंने अभी तो बोल दिया कि डीएम साहब के अंडर में होता है। तो अब क्या जिस भी क्षेत्र में चुनाव होगा, तो पूरा का पूरा चुनाव एक ही चरण में तो हो नहीं जाता यार, कई सारे चरण हमारे होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था हमारा एक प्रकार से बोले विधानसभा चुनाव, जो कि 7 चरण में कंप्लीट हुआ था, यूपी का विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई भी मतदान अगर हमारा होता है, तो वो एक चरण में नहीं होता है, कई सारे उसके चरण होते हैं। ठीक है, कई चरण में उस मतदान को कई दिनों के अंदर कंप्लीट करवाया जाता है। ये उस क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उस क्षेत्र पर हमारे निर्भर करता है। लेकिन इसको जानने से पहले हम एक चीज ये समझते हैं कि हम लोगों ने सुना होगा कि जिस समय चुनाव वगैरह हमारा होने वाला होता है, उस समय एक शब्द बहुत प्रचलन में होता है, क्या? कि आचार संहिता लग गई। सुना होगा आप लोगों ने कि जिस भी क्षेत्र में हमारा निर्वाचन वगैरह होने वाला होता है, तो कुछ दिन पहले से ही आचार संहिता लग जाती है। अब ये क्या होता है? आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता एक प्रकार से कानून होता है, जो कि जिस भी क्षेत्र में हमारा निर्वाचन वगैरह होने वाला होता है, तो उस क्षेत्र में हमारा आचार संहिता लागू कर दी जाती है। जिस प्रकार से हम लोग अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य करते हैं, तो इसके लिए हमारा इंडियन पिनल कोड बनाया गया है, यानी दंड संहिता बनाई गई है, भारतीय दंड संहिता बनाई गई है, जिसके द्वारा किसी भी आपराधिक कृत्य को करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ हमारी धाराओं का प्रावधान किया गया है, और उन्हीं धाराओं के माध्यम से उसको क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। सेम उसी प्रकार से एक हमारी सिविल संहिता होती है, जो कि ये हमारा छोटे मोटे कानूनों पे, यानी शादी विवाह से रिलेटेड जो भी हमारे कानून होंगे, वो सिविल संहिता के अंतर्गत आते हैं। और एक हमारा होता है आचार संहिता। ये आचार संहिता हमारे चुनाव से रिलेटेड होता है, निर्वाचन से संबंधित होता है। इसमें किस प्रकार के नियम और कानून होते हैं? तो इसमें निर्वाचन आयोग जो होता है, ये चुनाव के कुछ दिन पहले से आचार संहिता लागू कर देता है, और उसमें कुछ सारी चीजों में लिमिट रख दी जाती है। जैसे लिमिट कैसे रख दी जाती है? जैसे कि ए हमारी कोई भी पार्टी है, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। ठीक है, तो आचार संहिता के माध्यम से पार्टी ए और पार्टी बी ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रचार प्रसार बड़ा तगड़ा करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना है। तो क्या करेंगे कि काफी सारी गाड़ियां भी होंगी, गाड़ियों से प्रचार भी होगा, और बहुत तगड़े से होगा, अपने अपने रुतबे में होगा, हम आपसे कम नहीं, हम आपसे कम नहीं। ठीक है,
तो इसमें ये हो जाता है कि किसी की तरफ मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा थोड़ा सा पैसे में कम है और कोई व्यक्ति हमारा पैसे में ज्यादा है, जो कि चुनाव में खड़े हैं दोनों, ठीक है। अब वो प्रचार करने के लिए क्या करेंगे, किसी की तरफ 10 से 15 गाड़ियां और दूसरे वाले की तरफ 25 से 30 गाड़ियां। तो इसमें क्या होगा कि दूसरे वाले की तो भौकाल टाइट हो गई, अब भौकाल टाइट हो गई तो शायद इसी कारणवश आकर के वो चुनाव जीत जाए, ठीक है। तो इस संबंध में कुछ हमारे नियम और कानून जो है वो निर्वाचन आयोग के तरफ से आचार संहिता के तौर पे लागू कर दिया गया। जैसे इन्होंने फिक्स कर दिया कि चुनाव प्रचार में इतनी गाड़ियां आपके तरफ होंगी, इतनी गाड़ियां आपके तरफ होंगी। अगर इससे ज्यादा गाड़ियों का प्रयोग आपने प्रचार में किया तो आपका जो भी सारा सिस्टम होगा, गाड़ियां तो जब्त करवा ही लेंगे हम, उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई माहौल गर्म नहीं कर सकते हैं। कितने भी बड़े नेता तुर्रम खां होंगे, अपने क्षेत्र के होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि गाड़ियों को जब्त करवा लिया जाएगा और उनका जो भी नॉमिनेशन होगा वो भी रद्द करवा दिया जाएगा और उनसे बोला जाएगा नेताजी अब आप अब की साल के लिए बैठ जाइए, अगले पंचवर्षीय चुनाव में आपको हम फिर से टिकट देंगे, आप फिर से हमारा मतलब प्रचार करिएगा और फिर से चुनाव जीतिएगा, लेकिन अब की बार आपकी सदस्यता क्या हुई, रिक्त हुई, ठीक है। तो इसमें गाड़ियों को फिक्स कर दिया गया और गाड़ियों को जब फिक्स कर दिया जाता है तो इसमें यार नंबर प्लेट वगैरह होती है, ठीक है, जो कि पकड़े कैसे जाते हैं ये लोग। निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारी होते हैं, जिस भी क्षेत्र में चुनाव होने वाला होता है वहां पे इनके अधिकारी होते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे, ठीक है। तो वो अधिकारी क्या होते हैं, उन अधिकारियों के पास में जो भी प्रचार वाली गाड़ियां होती हैं दोनों पार्टियों की, उनके नंबर सारे इनके पास पहुंच जाते हैं कि इस पार्टी के पास में इतनी गाड़ियां हैं और उन सभी गाड़ियों का नंबर ये है। दूसरी पार्टी है हमारी, इसके पास में इतनी गाड़ियां हैं जो कि प्रचार में जाएंगी और उन सभी का नंबर ये है और ये सारे के सारे नंबर उन अधिकारियों के पास में हो जाते हैं, ठीक है। पहले से सारी चीजें पहुंच जाती हैं और अगर इससे ज्यादा गाड़ियां निकली और उनका नंबर उनके पास में नहीं हुआ, तभी ये सारी चीजें जब्त होती हैं और तभी इनका नॉमिनेशन वगैरह क्या होता है, जब्त हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रचार के संदर्भ में हो गया, जो कि आचार संहिता लग गई। दूसरा एक प्रकार से नियम और कानून ये हो सकता है कि प्रचार प्रसार के लिए पैसे को फिक्स कर देना कि कोई भी अगर पार्टी का नेता है या कोई भी अन्य व्यक्ति है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो अपने प्रचार में या चुनाव में इतना पैसा खर्च करेगा, इससे ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं करेगा और इन इन चीजों में खर्च करेगा, ठीक है। जैसे कि यार ये बैन लगा दिया जाता है कि पैसे वगैरह नहीं बांटेंगे जनता में या समाज में, पैसे वगैरह नहीं बांटे जाएंगे, ठीक है, जो कि कई सारे ऐसी पार्टियां करती हैं जो कि पैसे यानी नोट के दम पे हमारी वोट मांगती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कानून बनाया गया कि जो भी हमारे चुनाव में खर्च आएगा या प्रचार प्रसार में खर्च आएगा उसके लिए भी आपका पैसा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, पैसा फिक्स होगा। और पहले ये 20 लाख हुआ करता था, अभी 60 लाख हुआ है और फिलहाल में अगर वर्तमान की स्थिति में बात करें तो लगभग अभी 1 करोड़ हो चुका है, ठीक है। और जो कि ये हमारा अनुमानित है और ये उस क्षेत्र पे भी निर्भर करता है और उस क्षेत्र के हिसाब से ये वहां की महंगाई पे भी निर्भर करता है कि चुनाव में या चुनाव प्रचार में कितना खर्च हमारा आएगा, ठीक है। और ये भी हमारा एक प्रकार से आचार संहिता का ही रूल हुआ। तीसरी कंडीशन बोले, तीसरी कंडीशन आचार संहिता के संदर्भ में एक रूल निर्वाचन आयोग ये बना देता है कि हम लोगों ने सुना होगा कि जब भी चुनाव वगैरह होने वाला होता है तो 1 या 2 दिन पहले से हमारा क्या होता है कि प्रचार प्रसार बंद करवा दिया जाता है। अब ये प्रचार प्रसार क्यों बंद करवाया जाता है, प्रचार प्रसार इस कारणवश बंद करवाया जाता है ताकि चुनाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। यानी जो भी पैसे वगैरह बांटते हैं, जो भी पैक वगैरह पिलाते हैं, पैक के दम पे वोट ना मिले, नोट के दम पे वोट ना मिले, लड़ाई दंगा ना हो, ठीक है। तो 2 दिन पहले से क्या होता है,
सारे के सारे प्रचार और प्रसार क्या किए जाते हैं, बंद करवा दिए जाते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर वोट पड़ने से, ये चीज याद रखिएगा, वोट पड़ने से 36 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद, लेकिन ये जो हमारा निर्वाचन है इसकी समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले हमारा प्रचार प्रसार क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये भी हमको याद रखना है कि 2 दिन पहले से सारे के सारे प्रचार प्रसार क्या कर दिए जाते हैं, बंद करवा दिए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यही एक प्रकार से आचार संहिता का नियम होता है और आचार संहिता एक प्रकार से चुनाव पर या निर्वाचन पर लगने वाला एक हमारा नियम और कानून होता है, जिससे कि जो भी हमारे नेता होते हैं या जो भी हमारे क्षेत्रीय दल के नेता होते हैं उनके ऊपर एक लगाम टाइप में लग जाता है कि इस आचार संहिता के माध्यम से एक प्रकार से नियम और कानून लगा दिया जाता है कि नेताजी ज्यादा हलचल ना मचा सकें अपने चुनाव के संदर्भ में। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। अब यार यहाँ पे ये देखते हैं कि ये तो बात हुई कि वोट हमारा होता है तो आचार संहिता क्या होती है, बाकी जो भी सारा माहौल था। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि वोट पड़ता कैसे है, ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया निर्वाचन आयोग क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन करता है और इसमें आचार संहिता क्या होती है। अब जब इतना सारा माहौल हम गर्म कर चुके तो हम थोड़ा सा माहौल ये गर्म करते हैं कि हमारा चुनाव होता कैसे है। तो देखते हैं इसमें कि कोई भी चुनाव हमारा संपन्न कैसे करवाया जाता है। तो चुनाव अगर संपन्न करवाया जाएगा तो किसी एक व्यक्ति के रहते हुए या किसी एक पर्सनली व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हमारा संपन्न नहीं करवाया जाता। मैंने पहले ही बोला कि जिस भी क्षेत्र में या जिस भी जिले के अंतर्गत हमारा निर्वाचन होने वाला होता है तो उस जिले के डीएम साहब को सारी की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं कि आपके जिले में निर्वाचन हो रहा है और इतने दिन निर्वाचन होगा तो सारी की सारी देखरेख आप करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई धांधली हुई या किसी भी प्रकार का कोई माहौल अगर निर्वाचन में गर्म हुआ तो आपको हम नाप देंगे एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, देखते हैं इसी में थोड़ा सा समझते हैं, एक फिगर से समझिएगा, समझ में आ जाता है तो बेटर है, नहीं समझ में आता तो और बेटर है। ठीक है, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा रिवाइंड करके। ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा एक जिला हो गया, जिस भी जिले में वोटिंग पड़नी है ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक जिला हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हुआ, एक जिला हो गया जहां पे वोटिंग पड़नी है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जिला जो है हमारा किसके अंडर में, डीएम साहब के अंडर में। किसके अंडर में, ये हो गया डीएम साहब इस पूरे के पूरे एरिया के हमारे क्या हैं, मालिक हैं। ठीक है, अब कोई भी हमारा एरिया होगा तो उसको कई खंड में बांट दिया जाता है। खंड से तात्पर्य यही है कि एक चरण में चुनाव नहीं होता है, यानी चुनाव कई चरण में होते हैं, एक दिन में संपन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी हम कई खंडों में बांट देते हैं, यानी 3 से 4 खंड में हम बांट देते हैं इस पूरे के पूरे जिले को। ठीक है, और यार डीएम साहब हैं, इनको एक ही कार्य थोड़ी ना है, इनके पास तो वैसे भी 75 काम होते हैं डीएम साहब के पास में। अब ये एक काम इनके पास में नया आ गया कि ये हमारे जिले में वोटिंग वगैरह हो रही है तो सारी देखरेख हमको करनी है, ये तो नया काम हो गया। बाकी रोजमर्रा का इनका जो कार्य होता है वो तो होगा ही, वो कार्य तो बना रहेगा। तो अब इनके ऊपर भी काफी सारी जिम्मेदारियां, इनके ऊपर भी काफी सारा भार हो जाता है, जिससे ये डीएम साहब जिम्मेदारी देते हैं अपने इस एरिया के रिटर्निंग ऑफिसर को। किसको, इनके नीचे भी एक अधिकारी होता है जिसको हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, यानी एक प्रकार से बोले तो आरओ बोल सकते हैं। क्या बोले, आरओ बोल सकते हैं, यानी रिटर्निंग ऑफिसर। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर डीएम साहब की निगरानी में कार्य करते हैं
और ये हमारे 3 से 4 होते हैं किसी भी जिले में। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे ये 3 से 4 रिटर्निंग ऑफिसर हमारे होते हैं जो कि डीएम साहब की निगरानी में कार्य करते हैं। और ये केवल और केवल तब बनाए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जब हमारा किसी भी क्षेत्र में निर्वाचन होने वाला होता है। ठीक है, तो 4 खंडों में बांट दिया और 3 से 4 हमारे कौन हो गए, रिटर्निंग ऑफिसर। अब यार ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इनके पास भी कई सारा कार्य हुआ, क्योंकि एक जिला है हमारा पूरा का पूरा और एक जिले में कोई 1-2 गांव तो होता नहीं है। एक जिले के अंदर हमारे कई सारे ब्लॉक होते हैं, यानी 10 से 15 ब्लॉक होते हैं या इससे भी ज्यादा ब्लॉक हमारे हो सकते हैं। और अगर एक ब्लॉक की बात करें तो एक ब्लॉक में लगभग 50 से 60 गांव होते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 से भी ज्यादा गांव हमारे एक ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक ब्लॉक में 60 से 70 गांव या कभी कभी इससे अधिक गांव होते हैं तो पूरे के पूरे जिले में जो गांव होंगे वो यार 250, 300 या 400 गांव तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, या इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये उस जिले पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब इतने गांव होंगे और इतने गांवों में अगर निर्वाचन होगा तो सारे गांवों में निर्वाचन हमारा एक ही टाइम पे नहीं होगा, कुछ चरणों में होगा। तो कुछ चरणों में होगा तो फिर भी कोई एक जगह तो होगा नहीं, और इसी के लिए ये रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया। अब इनको भी क्या करना है कि हर एक क्षेत्र को देखना है। ठीक है, तो इनके पास में भी उतना टाइम नहीं होता है, तो इनके नीचे भी एक हमारा ऑफिसर और नियुक्त किया जाता है जिसको हम लोग प्रेजाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जो कि आरओ के नीचे कार्य करता है। कौन, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यानी इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। अब किसी एक खंड की बात करते हैं कि किसी एक खंड में चुनाव होना है तो इसको हमने और तोड़ दिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने और तोड़ दिया एक खंड को कि यहाँ पे हमने चुनाव होना है इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे आरओ हमारे हैं, आरओ हमारा नियुक्त है। अब ये आरओ जो नियुक्त है रिटर्निंग ऑफिसर, ये इसके पास में कई सारे क्षेत्र हैं तो कई सारे क्षेत्रों को देखेगा, तो अपने नीचे ये एक अधिकारी को नियुक्त करता है जिसको हम लोग प्रेजाइडिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और पहले हमारा ये होता था कि एक बूथ पर हमारा एक ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता था। मान लीजिए कि ये हमारा एक बूथ है जहां पे वोटिंग पड़नी है, यानी ये बूथ है। बूथ का मतलब जहां वोटिंग पड़नी है, कॉलेज होगा या स्कूल होगा, उसी को हम लोग वहीं पे ज्यादातर वोट वगैरह पड़ता भी है। ठीक है, तो ये हमारा बूथ हो गया जो कि जहां पे वोटिंग पड़नी है। तो पहले ये होता था कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए एक ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता था, जिससे कि अगर ये यहां से चला गया प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसी अन्य बूथ पर तो पहले वाले बूथ पर बूथ कैप्चर हो जाता था। बूथ कैप्चर क्या है कि वोटों की धांधली हो जाती थी, क्योंकि किसी प्रकार का कोई ऑफिसर तो है नहीं। अब वहां पे जो ऑफिसर नहीं होगा तो वोटों में धांधली होगी, तो इसमें भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके सुधार लाया गया और वर्तमान की स्थिति में आज हर एक बूथ के लिए अपना एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो अब ये जो आरओ ने नियुक्त किया प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, अब ये हर बूथ पर हमारे क्या होंगे, एक एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर को क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, और ये जो हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ये भी, इनके पास में भी काफी सारा कार्य हो जाता है। तो ये अकेले एक बूथ पर तो है ही, बूथ पर ही रहेंगे, ये अंदर की सारी चीजों को देखते हैं जहां पे वोटिंग हो रही होती है, जहां पे सारे लोग वोट डालने जाते हैं। तो ये अंदर एक ऑफिसर होता है जिसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर को नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की हेल्प के लिए एक हमारा कमांडेंट होता है जो कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर के इशारे पे ही कार्य करता है और ये कमांड करते हैं उसको कि यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। तो वो कमांडेंट क्या होता है कि सारी चीजों को देखता है
और बूथ से रिलेटेड या मतदान से रिलेटेड जो भी सारी हमारी सुरक्षा है वो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कमांडेंट दोनों मिलकर के संभालते हैं किसी भी बूथ में। और अगर किसी भी प्रकार की छेड़खानी हुई तो सीआरपीएफ और पुलिस लगी होती है, ये बाकायदा उनको बताएंगे और फिर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पुलिस वाले या सीआरपीएफ वाले तोड़ करके रख देते हैं, ठीक है, कि मतदान में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए। अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं इनके नीचे भी एक ऑफिसर और होता है। वो कौन होता है देखते हैं इसी में। किसी भी बूथ पर जाते हैं तो यार ये एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिलेगा और एक हमारा पोलिंग ऑफिसर मिलता है, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे एक अधिकारी हमारा और होता है जिसको हम लोग पोलिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ के अंदर जहां पे मतदान हो रहा होता है वहां की जांच करता है, लेकिन ये जो पोलिंग ऑफिसर होता है ये वोट डलवाने का कार्य करता है। क्या करता है, वोट डलवाने का कार्य कौन करता है, पोलिंग ऑफिसर करता है। और ये पोलिंग ऑफिसर पहले ऐसा होता था कि हमारे पोलिंग ऑफिसर जो थे ये एक प्रकार से बोले तो एक या दो हुआ करते थे, लेकिन अभी सुधार की आवश्यकता हुई है या धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट हुआ। तो अभी वर्तमान की स्थिति में अगर किसी भी पोलिंग बूथ पर हम जाते हैं जहां पे हमारा वोट वगैरह पड़ रहा होता है तो वहां पे दो अधिकारी हमको हमेशा मिलेंगे। कौन कौन से, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि अंदर होता है और एक हमारा पोलिंग ऑफिसर, ये जांच के लिए होता है कि किस प्रकार की व्यवस्था वहां पे है, मतदान अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं ये वोट डलवाने का कार्य करते हैं, ठीक है। पोलिंग ऑफिसर वोट डलवाने का कार्य करते हैं और ये पोलिंग ऑफिसर किसी भी बूथ पर, हर एक बूथ पर 3 से 4 पोलिंग ऑफिसर होते हैं। एक पोलिंग ऑफिसर नहीं होता, कितने होते हैं, हर बूथ पर 3 से 4 पोलिंग ऑफिसर होते हैं। कौन कौन से, इसको भी देखते हैं। पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3, ठीक है। ये हर एक बूथ पर हमको मिलेंगे पोलिंग ऑफिसर, जो कि पोलिंग ऑफिसर 1 होगा, पोलिंग ऑफिसर 2 होगा और पोलिंग ऑफिसर 3 होगा। फिलहाल में एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कीजिएगा कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इनके अंडर में दो लोग हमारे वहां पे होते हैं, एक हमारा पोलिंग ऑफिसर होता है और एक पोलिंग एजेंट होता है। इसको भी याद रखिएगा। एक और कौन होता है जो कि इसी के ही उसमें आता है, एक होता है पोलिंग एजेंट होता है। पोलिंग एजेंट ये हमारा उस पार्टी का नेता होता है, ये जिस भी पार्टी के लोग वहां पे होते हैं तो ये पार्टी का आदमी होता है, एजेंट के रूप में वहां पे कार्य कर रहा होता है, एजेंट के रूप में पोलिंग एजेंट, ठीक है। और ये पोलिंग ऑफिसर होते हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नियंत्रण में कार्य करते हैं। बेसिकली ये 3 ऑफिसर हमारे होते हैं। इसको समझने से पहले इसको समझते हैं पोलिंग एजेंट हमारा होता क्या है। तो पोलिंग एजेंट हमारा एक प्रकार से नेता का आदमी होता है। कौन होता है, नेता का आदमी, यानी पार्टी का आदमी होता है जो कि अपने अपने पार्टी के आदमी अपने अपने लोगों को पोलिंग एजेंट के रूप में वहां पे तैनात करते हैं। और ये बाकायदा आई कार्ड वगैरह से लैस होते हैं कि हम बाकायदा इस पार्टी से हैं, बिल्ला वगैरह लगा होता है, ठीक है। और इनको ये जो आईडी वगैरह दी जाती है ये आईडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही देते हैं कि ये इस पार्टी का व्यक्ति पोलिंग एजेंट के रूप में इस बूथ पर तैनात है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पोलिंग एजेंट हो गया। पोलिंग एजेंट के पश्चात में ये जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी बूथ में, तो 3 पोलिंग ऑफिसर हमारे होते हैं। कौन कौन से, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3।
कहीं कहीं या किन किन क्षेत्रों में या किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में हमारा उस क्षेत्र पर निर्भर करता है, कहीं कहीं पर 4 पोलिंग ऑफिसरों की व्यवस्था भी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अगर वास्तविकता के रूप में बात करें तो हमारे 3 ही पोलिंग ऑफिसर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, यानी इनका कार्य देख लिया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कार्य क्या होता है, आरओ का कार्य क्या होता है, डीएम साहब का कार्य क्या होता है, सारी चीजें देख ली। तो अब देखते हैं पोलिंग ऑफिसर का कार्य क्या होता है, समझते हैं पोलिंग ऑफिसर का कार्य क्या होता है। पोलिंग ऑफिसर का कार्य ये होता है कि जो हमारे पोलिंग ऑफिसर 1 होंगे, ये हमारे जो भी व्यक्ति वोट डालने के लिए गया, मैंने अभी बोला कि पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं ये वोट डलवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, वोट डलवाने का कार्य करते हैं। और ये पोलिंग ऑफिसर 1 ये क्या करता है कि ये जो भी व्यक्ति वोट डालने गया है उसकी आईडी वगैरह क्या करता है, देखता है, या उसकी आईडी वगैरह देखता है, या आईडी एक प्रकार से बोले तो आईडी देखता है कि आप किस मतलब पहचान पत्र से या आधार कार्ड से किसमें से आप वोट डालने आए हैं। तो ये हमारा क्या करता है कि आईडी वगैरह बनाता है और देखता भी है। ठीक है, तो ये कार्य पोलिंग ऑफिसर 1 का होता है। जब ये पोलिंग ऑफिसर 1 उस व्यक्ति को पास कर देता है तो वो जाता है पोलिंग ऑफिसर 2 के पास में, और पोलिंग ऑफिसर 2 का कार्य ये होता है कि जो भी आईडी आपको प्राप्त हुई है उस आईडी का जो नंबर है, उस आईडी का जो नंबर है वो उस नंबर को चेक करेगा, क्योंकि इसके पास में तो लिस्ट वगैरह है। पहले ही हमने बोला कि निर्वाचन आयोग सारी चीजें भेज देता है, पहले ही जो भी हमारी वोटर लिस्ट वगैरह होती है या जो भी अन्य लिस्ट वगैरह होती है वो पहले से ही पहुंच चुकी होती है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर वाले ऑफिसर क्या करते हैं, ये आईडी नंबर चेक करते हैं। क्या करते हैं, आईडी नंबर वगैरह चेक करते हैं। और आईडी नंबर चेक किया, अपने लिस्ट में मिलाया, जो भी पर्ची आपके पास में एक तो होती है छोटी सी, उस पर्ची को मिलाया अपने फॉर्म से, और जैसे ही देखा कि हाँ यही बंदा है जो कि आईडी नंबर मिल गया, अब वो चाहे पहचान पत्र का हो या आधार कार्ड का हो, तो ये इन्होंने भी पास किया। और पास करने के पश्चात में उनके पास में एक लिस्ट और होती है जिसको वोटर लिस्ट टाइप में होती है। वोटर लिस्ट टाइप में ये उस पूरे के पूरा जो हम पर्ची लेकर के गए, ये उस पर्ची को क्या करते हैं, मैच करवाते हैं उस वोटर लिस्ट से कि आप किस नंबर पे आपका नाम है या कौन सी आईडी लेकर के आप आए हैं, तो पूरा उसी में मैच करते हैं। और मैच करने के पश्चात में एक क्रॉस लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस से ये हो गया कि अब आप कंफर्म है, वोट डालने के लिए आप सक्षम हैं, आप ही हैं, आपके सिवा कोई अन्य व्यक्ति वोट डालने नहीं आया है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी वाला सिस्टम नहीं है वोट डालने में। तो ये दो कार्य करते हैं। क्या, ये तो आईडी वगैरह बना दिया या आईडी नंबर वगैरह, ये आईडी चेक वगैरह करते हैं। अब ये आईडी नंबर हमारा मैच कराते हैं। आईडी नंबर अगर मैच हो गया तो वोटर लिस्ट की जो पर्ची टाइप में होती है उसको भी मैच करवाने के पश्चात में ये हमारा स्याही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्याही हमारा कौन लगाता है, पोलिंग ऑफिसर 2, जो कि शायद बाएं उंगली में लगाई जाती है, एक नीली कलर की स्याही, कि हमारा ये वोट करने के लिए सक्षम है, या उसी से पता चलता है कि ये व्यक्ति हमारा मतदान दे करके आया है। ठीक है, तो अगर सारी चीजें मैच हो गई, आईडी नंबर वगैरह, तो स्याही वगैरह यही दूसरा ऑफिसर लगाता है। स्याही वगैरह भी लग गई। स्याही लगने के पश्चात में अब यार ये कोई निश्चित नहीं है कि स्याही हमारा इसी उंगली में लगेगी। बाई चांस उस व्यक्ति के पास में ये उंगली ना हुई तो दूसरे में लगाएगा, ये हुई ना तो यहाँ पे लगाएगा, ये ना हुई तो यहाँ पे लगाएगा, और बाई चांस पूरा का पूरा हथवा नहीं है, क्या नहीं है, हाथ ही नहीं है, तो क्या करेगा, दाएं हाथ में लगा देगा, या कहीं भी यहाँ पे वो एक चिन्हित करने के लिए लगाया जाता है। ब्लू कलर की स्याही हमारी होती है। ठीक है, तो वो स्याही वगैरह लग जाती है। स्याही के पश्चात में अगर और बात करें तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आता है
पोलिंग ऑफिसर 3। अब जब स्याही लग गई, आईडी नंबर चेक हो गया, आईडी मिल भी गई, तो क्या हुआ कि अब हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए। कहां जा रहे हैं? वोट डालने के लिए। अभी वोट पड़ी नहीं है, ठीक है, तो स्याही वगैरह पहले ही लग जाती है, वोटिंग बाद में करते हैं, ठीक है। गए हम वोट डालने के लिए, तो वहां पे देखिए बड़ी बड़ी मशीनें हमारी रखी। एक हमारा ईवीएम मशीन रखी है, जो कि पहले बैलेट पेपर टाइप से हमारा होता था, पर्ची टाइप में देते थे, एक बॉक्स में उसमें मुहर लगा करके रखा जाता था, लेकिन वो प्राचीन काल का समय था, उसको अभी हटा दिया गया है। और वर्तमान की स्थिति में एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग ईवीएम मशीन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं ईवीएम को, ठीक है। वहां पे गए, अब उसके बगल में एक हमारा वीवीपैट होता है, इसको भी हम समझेंगे। और इसके बगल में एक मशीन हमारी और होती है, जिसमें वोटों की गिनती होती है। यानी एक प्रकार से बोले तो 3 मशीनें हमारी होती हैं। एक हमारा ये हो गया, क्या हो गया? ये हमारा हो गया ईवीएम मशीन। क्या हो गई? ईवीएम। यहाँ पे चिन्ह वगैरह लगा है कि किस चुनाव चिन्ह के सामने हमने वोट मारना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी सी मशीन होती है, जिसको वीवीपैट बोलते हैं। वीवीपैट बोलते हैं, जो कि एक प्रकार से पर्ची टाइप में छप के यही जाती है, और पर्ची यहीं से निकलती है, इसी मशीन से, ठीक है। और यहाँ पे एक मशीन और होती है, जो कि ये पूरा रिकॉर्ड रखती है। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने वोट डालने के लिए बटन दबाया किसी भी मतलब चुनाव चिन्ह के सामने, तो इसमें का जो सारा का सारा वोट होगा, ये कहां पे जाएगा? यहां पे कलेक्ट होगा। कहां पे? यहां पे कलेक्ट होगा, इस मशीन में। और पर्ची कहां से निकलेगी? वो वीवीपैट से निकलेगी, यहां से निकलेगी, इस वीवीपैट से, ठीक है। और अभी वर्तमान की स्थिति में इसका M3 वर्जन चल रहा है इंडिया के अंतर्गत में, एक प्रकार की मशीन ही है, ठीक है। तो ये हमारी मशीन होती है, और इस मशीन में इसकी जो लिमिट होती है वो 3600 वोटों की लिमिट होती है। यानी ईवीएम का जितनी भी सारी वोटें इस मशीन में जाएंगी, वो कितनी लिमिट होगी? ज्यादा से ज्यादा 3600 वोटें इसमें आ सकती है, इससे अधिक नहीं आ सकते हैं। इसके पश्चात में जैसे ही 3600 इसमें कंप्लीट हुआ, इस मशीन को क्या किया गया? हटा करके पूरा सील पैक करने के पश्चात में जैसे ही सील बंद हुई, इसको एक कमरे के अंदर पैक करवा दिया गया। किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं, ऑफिसर सारे तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, पुलिस वाले तैनात है, तो किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं। मशीन को पैक किया गया। मशीन को पैक करना अर्थात सील करने के पश्चात में दूसरी मशीन लगाई गई। क्या की गई? दूसरी मशीन लगाई गई। उसके बारे में भी आगे देखेंगे कि इसके लिए भी एक हमारा इंजीनियर होता है, क्योंकि यार जरूरी तो है नहीं कि मशीन हमारी अगर है तो क्या पता वोट पढ़ते पढ़ते मशीन हमारी खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक चीज, क्या भरोसा। तो इस संदर्भ में तो यार बवाल हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक इंजीनियर की व्यवस्था होती है। अगर मशीन खराब हुई तो तुरंत सप्लाई हमारा मशीन की भी हो जाती है। इतना खतरनाक चुनाव हमारा होता है। अभी तक चुनाव अगर जानते रहे होंगे तो अच्छा है, कभी वोटिंग की होगी तो अच्छा है, अगर नहीं की तो इस क्लास के माध्यम से पूरी की पूरी प्रक्रिया देख लीजिए कि चुनाव हमारा कैसे होता है और किन चरणों में होता है, और यहाँ पे क्या क्या प्रक्रियाएं हमारी होती हैं। बाकी वहां पे वोट डालने जाते हैं हम, फिर भी इतनी सारी चीजों से हम रूबरू नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल और केवल हमको मौका मिलेगा वोट डालने का, ना कि सारी चीजों को जानने का, ठीक है। तो 5 या 10 मिनट का तो समय ही होता है। एक बटन दबाया, बटन टी बोला, वोट पड़ गई, फिर तुरंत बाहर। वहां पे कोई नातेदार रिश्तेदारी तो है नहीं कि बैठ करके चाय नाश्ता हुआ और वहां ऑफिसरों से पूछा कि बताइए ये वोटिंग हमारी कैसे हुई, या किसको वोट दिया किसको ना दिया, ठीक है। तो वोट डालने का संदर्भ दूसरा है और इन सारी चीजों को जानने का संदर्भ हमारा दूसरा है। तो वहां पे डालने से अच्छा है, डाल देंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि साक्षात दर्शन होंगे मशीन के,
और यहाँ पे अगर सारी चीजों से रूबरू होंगे तो हम निर्वाचन के संदर्भ में भी रूबरू हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार का कोई निर्वाचन हमारे कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑफिसर होता है, इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि इस ईवीएम में पावर की सप्लाई पहले से नहीं होती है। क्या नहीं होती? पहले से नहीं होती। तो ये पावर सप्लाई का, जो ईवीएम में पावर सप्लाई का कार्य होता है, वो कौन करता है? वो पोलिंग ऑफिसर 3 करते हैं। इनका यही कार्य होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वोट डालने के लिए आया है तो ईवीएम में जो पावर की सप्लाई होगी वो कौन करेगा? वो करेगा पोलिंग ऑफिसर 3। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है कि अगर किसी भी बूथ पर हम जाते हैं तो वहां पे 2 ऑफिसर हमको हमेशा तैनात मिलेंगे, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक पोलिंग ऑफिसर। ठीक है, और इसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर में 2 लोग होते हैं, पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट। पोलिंग ऑफिसर अंदर वोट डलवाने का कार्य करता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि 3 होते हैं, आईडी वगैरह मैच करते हैं, आईडी नंबर स्याही वगैरह लगाते हैं। बाकी ये जो पोलिंग एजेंट होता है, ये बाहर जहां पे भी वोटिंग हो रही होती है, बाहर में आराम से तैनात होकर के चक्कर लगा रहा होता है, सबसे पूछ रहा होता है और बढ़िया दादी ध्यान दीजिएगा, इसको वोट दीजिएगा, उसको वोट दीजिएगा, दादी प्रणाम, हमारे चुनाव चिन्ह पे वोट दीजिएगा। तो ये सारा का सारा तामझाम जो होता है लोगों को समझाने का कि दादी ध्यान दीजिएगा, दादा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे उसी पार्टी का ही व्यक्ति होता है जिस भी पार्टी का वहां पे वोट पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हमारा कोर्ट का होता है। ये हमारे बूथ हो गए, हर एक बूथ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन वहां पे जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी दूसरे बूथ पर चला जाता था तो बूथ हमारा कैप्चर हो जाता था, जिससे कि इसमें सुधार किया गया। हर एक बूथ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और इसके अंडर में 2 हमारे अधिकारी होंगे जो कि हमेशा उस बूथ पर क्या होंगे? तैनात होंगे। ठीक है, और ये हमारा सारा सिस्टम होता है। एक बात में फिलहाल में ये याद रखना कि ये जो आरओ होते हैं, इसके संदर्भ में मैंने थोड़ा सा एक चीज ये छोड़ दी, लेकिन उसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये आरओ निर्वाचन के समय में ही ये पद बनाया जाता है और ये हमारे किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं जो कि डीएम के अंडर में कार्य करते हैं। किसी भी क्षेत्र का मतलब कि किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को बुला करके रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। वो हमारा वन विभाग का अधिकारी भी हो सकता है, वो हमारा एक प्रकार से बोले तो गन्ना विभाग का अधिकारी हो सकता है, वो हमारा एक प्रकार से बोले तो कोई भी हमारा बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है, एसडीएम साहब भी हो सकते हैं हमारे, या किसी भी स्कूल का हमारे कोई एक प्रकार से बोले प्रधान अध्यापक ही हो गया हमारा। तो ये किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हमारा हो सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में इसको बनाया जाता है और बाकायदा ये डीएम साहब के नीचे कई खंडों में जो बटा होता है, ये एक जिले में 3 से 4 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। इन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर के पास में कार्य ज्यादा हो जाता है तो ये अपने नीचे नियुक्त करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीओ को, और ये पीओ के पास में कार्य होता है तो ये भी अपने नीचे 2 ऑफिसरों को ले लेता है, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है हमारा निर्वाचन का। अभी फिलहाल में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो क्लास को हम देखते चलेंगे और आनंद लेते चलेंगे कि किस प्रकार से भारत में चुनाव होता है और किस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस पूरे के पूरे भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था एक बेहतरीन अंदाज में की है। और निर्वाचन आयोग तो यार निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ में कार्य करता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। इसी कारणवश जनता का थोड़ा सा प्यार और विश्वास निर्वाचन आयोग पर बना हुआ है। ठीक है, बाकी देखते चलेंगे इसी में और आनंद लेते चलेंगे। अभी इसमें काफी सारी चीजों का अध्ययन करना है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में।
और नई चीजों के साथ में, नई जानकारियों के साथ में इस निर्वाचन आयोग के संदर्भ में हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और आप लोग आनंद लेते चलिएगा इस पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए